चलिए तो बेटा आज हम लोग इकट्ठा हैं, तीसरी बार हम लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे। कई बार इकट्ठा हो गया। तो बोर्ड एग्जाम्स का हमको प्रिपरेशन में है और आप लोगों ने का कल मतलब हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो कल का डेट है आप लोग का 21 फेब, ये ना 21 फरवरी। तो कल के डेट में आप लोग जो एग्जाम दोगे उसके लिए कैसी प्रिपरेशन, क्या स्थिति है आप लोग की प्रिपरेशन की। तो जैसे कि आप लोगों ने 2 महीने के, हम लोग 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने जो भी है, एक अप्रोक्स जितना भी हम लोगों ने पढ़ाई करी है क्विक रिविजन्स में, तो आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी और उसके हिसाब से आपने अपने हिसाब से प्रिपरेशन किया होगा। जितने भी बच्चे हैं, कुछ सेल्फ, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कुछ ऑनलाइन क्लासेस, जितने भी लोग हैं, ठीक है, कोई ने वन शॉट भी देखा होगा। तो इन सब चीज़ों को का जो टाइम है ना, अब वो डेडलाइन हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेना अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा अभी क्या था कि आपकी टंकी भरने का टाइम था कल तक, या आज मान लो मॉर्निंग तक, या फिर शाम तक मान लो। अब टाइम है आप लोगों को रिलैक्स होने का। रिलैक्स करने का मतलब कि अपने दिमाग में से जितनी भी चीजें हैं आलतू फालतू, जितने भी आलतू फालतू काम आप लोग करते हो, सोचते हो, जितने भी गंदगी भरी हुई है, उन सबको 5 दिन के लिए आपको टिफिन में डालना है, मतलब अलग कर दो। टिफिन कहने का 5 दिन, वो कौन कौन से दिन है, तो जो वो आप 5 एग्जाम्स देने वाले, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आप हिंदी का दोगे, उसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा, फिर एसएसटी, साइंस और मैथ। बस यहाँ तक इन 5 दिनों के लिए आपको अपने आप को बस बदलना है। अगर ऐसा करने में कामयाब हुए तो सीरियसली गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का जो इफेक्टिवनेस है, वैल्यू है, वो तगड़ी निकल के आएगी, उसका मैचिंग नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने जितनी पढ़ाई करी है अभी तक, दिसंबर तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, घंटा फर्क पड़ता है किसी से, रियलिटी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिसंबर तक आपने क्या किया। दिसंबर के बाद यानी जनवरी 1 से लेके और कल पेपर है उससे पहले तक आपने क्या किया, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ाई करी है अच्छे से, सभी के सभी, ठीक है। अपना अपना पूरा का पूरा 100% क्या 200% एफर्ट लगाया है, बढ़िया किया, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग का इसके ऊपर सीन है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उससे पहले हम लोग 2 लाइन से, 2 क्या 4-6 लाइन से थोड़ी शुरुआत करेंगे आपकी, ठीक है। ध्यान देना है और कंसंट्रेटेड करना है, ठीक है। तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बेटा ये जो शुरुआत के जो टाइम है आपने यही किया, गिर के चढ़ा उतरा कहने का सेंस है कि आपने क्वेश्चन किया, नहीं आया, फिर किया, फिर नहीं आया, हमारा हेल्प लिया और लोगों की हेल्प लिया, उसका फिर अटेम्प्ट किया और आपने उस चीज को सीखा, है कि नहीं। नेक्स्ट है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स आता है, साइंस आता है, क्वेश्चन सामने, टेस्ट पेपर आता है, हर एक पेपर जब सिलेबस चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपसे टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट में आप हर बार अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद कभी कभी पास होते हो तो कभी कभी उम्मीद से भी कम नंबर आता है। क्या इससे हारना आवश्यक है? नहीं, क्योंकि ये आपके जीत के आपका लक्ष्य जो कि बोर्ड एग्जाम है उसका एक हिस्सा है, तो इससे नहीं डरना है। और वो चीज का समय, अब चीज खत्म हो गया डरने वाला, अब है कुछ करने वाला। तो नेक्स्ट है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो।
यानी कि जितनी बार आप लोगों ने टेस्ट दिया है उतनी बार में बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, उन सारे रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है हमें लाइफ में। कोई भी रिजल्ट आए हमें एक्सेप्ट करना है, चाहे हम सही हो चाहे नहीं सही हो, पास हो या फेल हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लाइफ में हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये थे हरिवंश राय बच्चन जी, बहुत ही तगड़े कवि। और इत्तेफाक से कल हम लोग का पेपर भी किसका है? हिंदी का है। तो अभी पेपर आप लोगों का है पर हमारा भी है, और आपसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारा होगा, ठीक है? क्योंकि आपको बस लिखना है, सारा दिमाग हमारा होगा, है कि नहीं? तो इसी चीज को आपके अंदर फीड करना ही मेरा इंपॉर्टेंट बात है। अभी जब थोड़ा सा अभी आप लोग अंदर से कुछ महसूस अगर कर रहे हो इस कविता को सुन के, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। वो है आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे कैसे एग्जाम्स के टाइम में अपने आप को मैनेज करना। सबसे पहला है वेपन्स। वेपन्स मतलब हथियार। ये मत सोच लेना कि AK-47 लेके जाना है, थरथराना है, ऐसा नहीं। एक स्टूडेंट के लिए उसका हथियार क्या हो सकता है? पेन, ठीक है? एक स्टूडेंट के लिए उसका हथियार क्या है? पेन, सिलेबस, करिकुलम, प्रिपरेशंस, टेस्ट पेपर्स, नोट्स, यही सब तो है ना। इन सब चीजों की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं बच्चा आप लोगों को, कि आप लोगों को पेन वही यूज करना है पेपर के अंदर, पेन वही यूज करना है पेपर के अंदर जो आप सालों साल लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना कि एग्जाम टाइम में आए और आप कहना कि आज मैं 50 रुपए वाली पेन से लिखूंगा। डेली 2 रुपए का पेन से लिख रहे थे और एक दिन 50 रुपए का पेन से लिखोगे, ठीक है? ये एक सच्ची घटना पे आधारित है जो कि आपके सामने लिविंग एग्जांपल खड़े हैं हम स्वयं, ठीक है? हुआ यूं कि साल भर 2 रुपया लिखो फेंको से लिखते थे हम लोग, और हमारे बर्थडे में मिला हमको राइटोमीटर। एग्जाम में ले गए राइटोमीटर, पूरा कबाड़ा कर दिए वहीं पे। क्यों? क्योंकि बेटा साल भर हमने किससे प्रैक्टिस करी है? लिखो फेंको से। तो एक आपने हथियार चेंज कर दिया मेन मुहाने पे, कैसे मैनेज होगा वो? हाथ में दर्द होने लगा लिखते लिखते, पेपर में क्वेश्चन छूट गए और नंबर तो छोड़ ही दो, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग के साथ नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज है वॉच। वॉच समझते ना, घड़ी। देखो घड़ी के ऊपर भरोसा करना है अपने वाले पे, यानी आपको स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है वहां। कौन सा वॉच ले लेना है? सिंपल डायल वाला वॉच ले जाना है, ठीक है? जिसमें घंटी दिखती है, सुई दिखती है कि कैसे कैसे घूम रहा है। एक बात जान लो, अगर कभी गलती से किसी ऐसे जगह पहुंच गए, किसी ऐसे क्लास में पहुंच गए जहां पे घड़ी ना हुआ, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते इस चीज के लिए ना। आप क्या, आपको करना क्या है? आपके पास अगर घड़ी है आपके सामने पड़ा रहेगा, इससे आपको टाइम मैनेज करने में आसानी होगी कि आप समय कैसे देखना है। क्या होता क्या है, मैं फिर से अपने आप को एक लिविंग एग्जांपल बनाता हूं, क्योंकि उसी हिंदी के पेपर में जिस दिन राइटोमीटर ले गया था उस दिन घड़ी लेके नहीं गया था, ठीक? तो जब मैं खंड घ पे पहुंचा तो 5 मिनट वाली एक होती है बेल, आखिरी वाली, जो बताती है कि बस खाली 5 मिनट बचे हैं। अब सोचो खंड घ में काहे कर लोगे 5 मिनट में, ठीक है? वहां पे ये समस्या हो। तो ये दोनों समस्याओं को समझते हुए मैंने बताया कि आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, घड़ी जरूर ले जाएं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मान लो किसी को जरूरत पड़े, एक बार जान लो, जब एग्जाम का टाइम होता है, एग्जाम का समय, तो उस समय ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सुसु आता है, कुछ नहीं आता है। अगर वो लड़का पूरी तरह कंसंट्रेटेड है तो वो बंदा पूरी तरह कंसंट्रेटेड, कुछ नहीं होगा, सुसु लगा रहेगा वैसे ही, पत्ते नहीं चलेगा कब लगा है, क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा ध्यान कहाँ रहेगा? एग्जाम पे। क्यों? क्योंकि तुम सोचो कि अगर मैं 2 मिनट के लिए गया, 2 मिनट में 2 आंसर लिख दूंगा, क्यों अपने टाइम को वेस्ट करूं? पानी पीने क्यों जाऊं? तो आप इसलिए आप वाटर बॉटल अपने साथ रख सकते हो, चाहो
ठीक है। वैसे भी सीबीएसई गाइडलाइन है कि जो लोग डायबिटीज है, डायबिटीज समझते हो ना, जिनको डायबिटीज हो रहती है जिन बच्चों को, वो खाने का भी सामान रख सकते हैं, लेकिन डायबिटीज हुई रहेगी तभी इना के ले जाके कैंटीन खोल देना वहीं पे, ठीक है। अपने भी खाना और साथ वालों को भी खिलाना पैसा ले लेके वहां। क्लियर? चलो उसके बाद है बेटा रूटीन फॉर एग्जाम्स। तो कल का पेपर होगा, कल का एग्जाम है आपके लिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि आज रात को जिस टाइम पे आप सोते हो उससे पहले सोने की कोशिश मत करो, क्योंकि नहीं नींद आएगी, ठीक है, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी, ठीक है। तो नींद नहीं आएगी, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है, जिस टाइम पे आप रेगुलर सोते हो उसी टाइम पे खा पी के इत्मीनान से आपको सोना है, और सोने से पहले बैठ के बिस्तर पे आपको प्रभु को याद कीजिए, ठीक है, कि अभी मैंने जो भी कुछ सीखा है ये चीज मैं आपको दान में देता हूं। जितना भी सब सीखा, जितना भी ज्ञान रखा है सब दान में दे दो। जहां तुम दान में दोगे हर एक चीज, तो हर एक चीज का मतलब अच्छी चीजों के साथ साथ आपने बुरी चीजें भी क्या कर दी, दान कर दी। जहां दान किया आपको नींद अच्छी आएगी। अगर नहीं दान करोगे, रात भर सोचते रहोगे, तनी हई पढ़ लेती, तनी हाउ पढ़ लेती, तनी हाउ पढ़ लेती, ना नींद ले पाओगे ना पढ़ ही पाओगे, है कि नहीं। तो एग्जाम से पहले आपको नींद लेना अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं अच्छा होगा फिर एग्जाम के टाइम में दिक्कत होगा, सर भारी हो जाएगा, सर में दर्द होने लगेगा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है एग्जामोफोबिया का, जानते हो, एक तरह की बीमारी है। जब भी एग्जाम आता है बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है। उनको क्यों? क्योंकि उनको एग्जामोफोबिया होता है, एग्जाम से डर लगता है, ठीक है। आप लोगों के संग ये घटना नहीं घटनी चाहिए, नहीं घटती है ना कभी। एग्जाम से डर लगता है किसी को? भाई डर नॉर्मल तो सभी के अंदर है, लेकिन उनके अंदर अत्यंत डर होता है। इतना डर ना कि बुखार हो जाता है एग्जाम के डर से, पेट खराब हो जाता है, ठीक है। कभी कभी किस्मत भी खराब हो जाती है। ऐसा नहीं हुआ किसी के संग अभी तब नहीं, एग्जाम होता है बेटा। अच्छा सोचो तुम क्लास 8 में होगे, तो तुम्हारे लिए क्लास 8 का एग्जाम 10th वालों के बोर्ड के एग्जाम से कम था क्या? नहीं था। हर एक बच्चे के लिए उसका फाइनल एग्जाम बिल्कुल बोर्ड की तरह, एग्जाम की तरह ही होता है, और वो पूरा प्रयास करता है कि मैं अपना बहुत अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाऊं, समझे बेटा। रूटीन में है, आप रात को सोए, सुबह उठे, तो सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, कम से कम 4-5 बजे उठ जाओ। 4-5 बजे उठ के मस्त टहल के आओ। कभी टहलते नहीं होगे, आज टहल लेना जाके, ठीक है, क्योंकि फ्रेश एयर होना बहुत आवश्यक है आपको, तब जाके थोड़ी जो आपको स्ट्रेस होगी उससे आपको थोड़ा निजात प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा मिथ क्या है। तो मिथ मतलब ना, एग्जाम के समय में बहुत सारी सुनने को मिलता है कि एग्जाम के टाइम में ऐसे मुड़ी नहीं घुमा सकते, एग्जाम टाइम में पेन गिर गया तो उठा नहीं सकते। ऐसे टीचर भौकाल बनाने बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो साल भर दिमाग का दहीबड़ा बना के रखे होंगे, बस उस पर नमक छिड़क के खाना होगा, है कि नहीं। ये बिल्कुल भी एकदम दकियानुसी बातें हैं, मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप एकदम इत्मीनान से वहां बैठ सकते हो, आपके दोस्त आपके बगल में बैठे रहेंगे, बहुत दूर नहीं रहेंगे, ठीक है। और क्या पता कि आपके साइड में दोस्त, आप लोगों का पेपर एमजीआरपी में पढ़ रहा है ना, उस स्कूल में एक डेस्क पे एक बच्चा बैठता है, और दूसरे डेस्क में जो डिफरेंस होता है ना, वो सनी और क्या कहते हैं, थोड़ा सा बेटा कैसे कहते हैं, अनुज और हल्का सा, बस इतना ही गैप होता है दो बच्चों के बीच में बस इतना गैप होता है, क्योंकि वहां के डेस्क कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने पेपर दे चुका हूं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये भी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे बैठे हुए हैं तो धकाधक तुम चीटिंग कर लोगे, नहीं पॉसिबल है। इसके लिए आपको सबसे पहले चीटिंग के भरोसे एग्जाम में नहीं जाना है कि हम फलना पढ़ के एकदम जाके कर देंगे। आपको सबसे पहले अपना करना है, जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सोचना है कि कहीं 2-4 क्वेश्चन कहीं से आता पता चले तो बढ़िया है। चीटिंग लेके कोई नहीं जाएगा, चिट पेपर लेके मत जाना एकदम। चिट पेपर लेके जाओगे तो अपने लाइफ के संग खिलवाड़ होगा, बस इतना जान दो। और मोबाइल लेके तो कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार एक लड़का था जो मोबाइल लेके गया था, ठीक है,
और मोबाइल लेके सनबीम स्कूल में, सनबीम क्लास में था, क्लास 12 की बात है, केमिस्ट्री का पेपर था, और पेपर में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, लहरिया लूटा राजा जी। समझ रहे हो? तो हम देखे तो वाह क्या लड़का है, सबको लहरिया लुटवा रहा है। फिर पता चला कि सीबीएसई ने उसका लूट लिए, है ना। फिर दोबारा उसको एग्जाम देना पड़ा, और उस सेंटर भी कैंसिल हो गया कई बार इसी चक्कर में। समझा? तो आप अपने तरफ से रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और कोई भी काबिल नहीं बनेगा, क्योंकि जितने काबिल हो हमको पता है कितने हो। समझा? उसके बाद बेटा मिथ समझ आया। मिथ में बहुत सारे मिथ है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि आप टॉयलेट नहीं जा सकते हो, बाथरूम जा सकते हो, किसी से हल्का फुल्का बातचीत भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बात करोगे तो क्लास में खड़े होते हैं कगो बिगो 2 लोग। हाँ, तो वो 2 लोग जो होते हैं वो आपसे बॉक्सिंग नहीं करेंगे, वो बस इसलिए होते हैं कि एक दूसरे से बच्चे बात ना करें। लेकिन अगर आप लोग टैलेंटेड हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आता है, सिंबल खेलना, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कभी भी गेम ताली बजती है कितने हाथों से? 2 हाथों से। अगर आप पूछो अगर ये नहीं बजा रहा है तो कैसे बजेगा? दोनों तरफ से बजना चाहिए। समझ आया? चलो नेक्स्ट है फोकस ड्यूरिंग एग्जाम हो रहा है, एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो सबसे बेस्ट चीज है कि जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो एक अलग तरह का वहां पे माहौल बनता है, थोड़ा सा इंटेंस, हल्की हल्की गर्मी, और लगेगा कि पसीना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ऐसा होगा। आपको इससे बिल्कुल डरना वरना नहीं है कि क्या होने वाला क्या नहीं, जो होगा बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मस्त जो हमने फोकस के नियम बताए हैं कि कम से कम 6 बार लंबे लंबे ऑक्सीजन लो, एकदम लंबे लंबे, इतने लंबे लो कि क्लास का ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए, ठीक है। भाई गीत गोविंद के बच्चे हैं, सारे ऑक्सीजन खत्म कर दिए, रामदेव के चेले निकल गए, तो है ना। तो ऑक्सीजन लो, पूरा छाती चौड़ जाना चाहिए, एकदम रिलीज करो, 6 बार ऐसे करोगे। उसके बाद इतना काम डाउन महसूस करोगे, क्योंकि आपका हार्ट बीट पता है ना, जब हम टेंशन में होते हैं तो हार्ट बीट क्या होता है? बढ़ जाता है। जब आप ऑक्सीजन लोगे तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो धड़कना क्या हो जाएगा? नॉर्मल है। समझ? तो वो फोकस के जो मैंने नियम बताए हैं, 6 टाइम्स आपको ऑक्सीजन इनहेल करने हैं और एक्सहेल करने हैं, ठीक है। पेपर मिलने से पहले भी कर सकते हो। उसके बाद है पेपर पे सबसे पहली शीट होती है OMR की, जिसपे रोल नंबर भरा होता है, ठीक है। तो आप अपना रोल नंबर भरने से पहले ये काम कर लेना फोकस वाला, और पूरे एग्जाम के दौरान जो बार लगे कि हम डर रहे हैं उतनी बार कर लेना, कोई मनाही नहीं है वहां पे, ठीक है। लेकिन एक चीज है, OMR पे गलती की तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, डांट पड़ती है वहां पे, ठीक है। और पता है ना कि आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो किस चीज पे लगा हुआ है, कि बस जो ही पेपर में ना कुल उगिल दे, जे पेपर में कुल उगिल दे, मतलब हिलत रहे कहां है, ठीक है। अब सोचो उसी बीच अगर आपको कोई डांट दिया, आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें आपको डांट सुनने को मिले, ठीक है। तो जो भी अभी बोलेगा ना इन्विजिलेटर, पहला दिन था वो कल, इन्विजिलेटर बोलेगा टीचर जो क्लास में है, देखो बेटा कैसे कैसे ओवर भरना है, तो बस ध्यान से सुनो, जितना बोलते हैं उतना ही करो, अपने मन से कुछ नहीं करना, वरना सुनने को मिलेगा, इतना जान। क्लियर हुआ? तो जितना कहेंगे उतना करो ना, नहीं समझ तो सर थोड़ा सा पूछ लो, वो आके एकदम प्यार से बता के जाएंगे, उनका काम ही यही है बताना, ठीक है। और अपने मन से कार्य होने को तो फिर डांट सुनने को मिलेगा, जो कि अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आपका माइंड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जहां डिस्ट्रैक्ट हुआ तो इसका भी लिविंग एग्जांपल है, ठीक है। ये बात है, इंसिडेंट है क्लास 12 की हमारे साथ, और सेंटर था MJRP, ठीक है। उसमें हम लोग गए थे, और हाँ बेटा देखो एक चीज, एडमिट कार्ड सब ले लिया ना, एडमिट कार्ड बेटा घर से निकलने से पहले चेक कर लेना, क्योंकि यही इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। हम पहुंच गए, फिजिक्स का पेपर था, तड़ा पेपर, मजार पेपर, चले गए ऐसे ही, पता चला भैया नहीं है एडमिट कार्ड। पहुंच गए सेंटर पे, अब एंट्री लेने का टाइम आया था, तो उसके बाद सब लोग एडमिट कार्ड, हम एडमिट कार्ड नहीं है, तो डर गए अब क्या होगा। तो एंट्री तो मिल गया वहां पे, लेकिन एडमिट कार्ड सर्च जो इन्विजिलेटर होता है बताने आता है कि भैया ये लड़का वही है ना जो बैठा है, ठीक है। तो जब तुरंत यहाँ से हमारे फादर गए, गाड़ी लेके पहुंचे, और हम क्लास के अंदर बैठ चुके थे, नाम हम लिख चुके थे, क्योंकि रोल नंबर याद था सब कुछ उस पे,
लिख चुके थे। तब तक एग्जामिनर आया और खड़ा किया, बोला तुम्हारा एडमिट का नाम कैसा, घर छूट गया। वो अब देखो माहौल बन रहा है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है वहां पे, एकदम चेहरा लाल मेरा भी, और एग्जामिनर खड़ूस, ठीक है। तभी क्या उधर से जो दाई होती है वो लेके आती है, एडमिट कार्ड आपका आ गया है, तो अब जाके जान में जाना है, ठीक है। बताओ उस ऐसे केस में फिर इसको नॉर्मलाइज होने के लिए, हमको नॉर्मलाइज होने के लिए आधा घंटा लग गया, कम से कम 4 बार जाके मुंह धोए, 4 बार। इसीलिए ऐसी गलतियां करने से आप लोग बचेंगे, ठीक है। क्योंकि हम पता नहीं क्या था, जो था मैनेज हो गया, पता नहीं आप लोगों का क्या होगा, ठीक है। इसलिए ऐसी, क्योंकि ऐसी गलतियां करने से बचोगे तभी आपका ध्यान पूरा का पूरा किस पे लगा रहेगा, एग्जाम पे लगा रहेगा। समझ? नेक्स्ट है बेटा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बात करते हैं, तो हमने ये बात बहुत दिन पहले से बता रहा हूं कि टाइम कैसे मैनेज करना है। कोई भी पेपर हो, कोई भी, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, सॉरी 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है, आपको उसको 2.5 घंटे में करना है। कितने देर में? 2.5 घंटे में, ध्यान से 2.5 घंटे में करना है। और जो एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलता है ना, वो ओएमआर भरने के लिए मिलता है, और साथ में आपको उसको रीडिंग लगाने के लिए मिलता है। तो उसमें कई सारे बच्चे क्या करते हैं, तुरंत कॉपी खोल के लिखना शुरू, टिक लगाना शुरू। ऐसा नहीं करना, क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट में कितने देर में करना है आपको क्लास, अपना कितने देर में पूरा करना है? 2.5 घंटे, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट, क्योंकि इतने में जब कर लोगे तो जो क्वेश्चन तुम बीच बीच में जगह छोड़े हुए हो ना, उसके जगह पे आपको आधा घंटा मिलेगा, इत्मीनान से आप वो चीजें लिख सकते हो, चाहे अगर थोड़ी सी आ रही है चाहे नहीं आ रही है ना। चलिए, उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट करते हैं बेटा स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस की बात की तो मैंने बोला फोकस के जो नियम है। उसके बाद आप अपने आप को पावर मुद्रा से भी नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो एग्जाम में पेपर आने से पहले आप एक ये मुद्रा बना सकते हो, ठीक है। एक ये मुद्रा बना सकते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पावर मुद्रा, ठीक है। और एक ये मुद्रा बना सकते हो, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की मुद्रा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, ठीक है, या ऐसे करके। लेकिन ये वाला आप बनाओगे तो आपके अंदर ऊर्जा भरी रहेगी, एनर्जेटिक रहोगे आप, ठीक है। तो ये सब मुद्राओं का उपयोग वहां पे कर सकते हो बेटा। तुम दोनों के लिए ये मुद्रा नहीं, तुम दोनों के लिए वो है जो 5 रुपए 7 रुपए का आता है, वही मुद्रा तुम लोगों के लिए काम करेगी। नहीं, अगर आपने करते हुए वहां पे पाए गए तो आपका एग्जाम डिस्क्वालीफाई होगा ही होगा। आपके जो सेंटर है ना, जहां से आपका एडमिशन हुआ है, वहां पे भी आपको लपेटा जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है, पियक्कड़ बाजू का नहीं, ठीक है। हाँ, स्ट्रेस बेटा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पावर मुद्रा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा एग्जाम अटेम्प्टिंग मेथड। इसकी चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, ये आपको कॉपी दिख रही है, ऐसी कॉपी होगी आप लोगों के पास। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी पेपर सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, खंड क, खंड क, खंड ग, ऐसे। तो आपको जो खंड लिखना है ना, वो लिखना है कैसा, बड़ा बड़ा। कितना लिखना है? बड़ा। और क्वेश्चन आपको इसी लाइन में दे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन यहां लिखते हैं, ठीक है। यहां लिखने से बचो, क्वेश्चन कहां से लिखो, यहां पे। तो यहां पे लिखने हैं प्रश्न 1, ऐसे कर। और एक बार गौर करो, ये खंड और प्रश्न दोनों के साइड में डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस रहना चाहिए। खंड थोड़ा बड़ा लिखो, प्रश्न थोड़ा छोटा लिखो, समझ? यहां पे आप लोग प्रश्न, ये पूरा आधा फॉर्म है ना, प्रश्न आप ऐसे भी नोट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। और उत्तर के लिए आप ऐसे नोट कर सकते हो। यहां पे बेटा 30 नहीं बनाना है, ठीक है, 30 मत लिख देना, वहां पे उत्तर लिखना है वहां पे। तो उत्तर के लिए एक और छोटा सा गोला, छोटा गोला, ठीक है, समझ में आया? तो ये है बेटा आपका जो कॉपी पे कैसे आप लोग को आंसर लिखना है।
एक और चीज, एक और सुनने में आता है ना कि इधर के साइड छोड़ दो, इधर का साइड छोड़ दो, ऐसा सुनने में आता है। टीचर लोग बताते हैं कैसे छोड़ना है। देखो, छोड़ने का बहुत कोई प्रावधान नहीं है कि छोड़ ही दो, समझा? लेकिन इस कॉपी की जो साइज होती है ना, वो अच्छी खासी होती है, अच्छा खासा साइज होता है, ठीक है। A4 से बड़ा होता है तो साइज लैंडस्केप मॉडल में। उस कॉपी को भरना आसान नहीं है, तो इसलिए टीचर बोलते हैं कि डब्बे का प्रयोग करो, एक डब्बा बनाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में छोड़ छोड़ के लिखो, इस पे कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन एक बात प्रयास करेंगे, एक लाइन में 10 शब्दों से अधिक ना लिखिएगा, ये बात पे ध्यान रखिएगा। 10 शब्दों से अधिक लिखोगे इसका मतलब वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, काफी नजदीक नजदीक हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों में से या जो लोग देख रहे हैं उनमें से जिनकी राइटिंग कितनी खतरनाक है कि लग रहा है कि सीधा वो एटम बम का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर को दिक्कत होगा तो वो पढ़ेगा तो फिर काट पीट के फेंक देगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। कुल मिला के इतना जानना है कि आप काबिल हो, आपसे 4 जो ज्यादा काबिल एग्जामिनर है जो आपको चेक कर रहा है कॉपी, ठीक है। तो आप उसको भुलवा सकते हो, लेकिन एक हद तक, बहुत ज्यादा भुलवाओगे काम करें, समझ? एक हिसाब से भुलवाना है, इतना कि आपका काम भी चल जाए और उसको दिक्कत भी ना हो। क्लियर हुआ? एक और चीज है, जो क्वेश्चन पूछता है ना उसका आंसर वैसे देना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछे कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो आप उसमें बोलो ये पंक्ति बहुत सुंदर है, बहुत खतरनाक है, वाह क्या बात है इसके अंदर, ये यहां से शुरू होती है वहां खत्म होती है, ये क्या हो गया, ये कंप्लीट। पूछा क्या था आपसे? पूछा था आपसे कि, ठीक है, तो यही बात कही ना मैंने कि अब रचयिता पूछा, तुम ये सब घुमाओगे तो बेचारे को अच्छा लगेगा। बताओ, सुबह सुबह अपने घर में झगड़ा करके आया होगा, फिर तुम्हारी कॉपी देखेगा, कैसा लगेगा? सारा झगड़े का गुस्सा तुम्हारे कॉपी पे उतरेगा, इसे ध्यान से लेना, ठीक है। ताजेब जरूरी है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। क्या पता तुम्हारी किस्मत खराब हो, तुम हाथी बैठो कुत्ता काट ले, पढ़े कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है बेटा, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया, तरह तरह की बातें जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स किया जा सके और एग्जाम में बैठने कुछ सहूलियत हुई। जितनी बातें बताई उसमें से कितनी % अंदर गई? ये सब हवा में उड़ गया, समझ में आया? हवा में उड़ गया सब, लग तो ऐसा ही रहा है। तो इतने खुश क्यों? खुश होने का कारण बताओ। अच्छा, क्या नहीं कर सकती? खुश होने का कारण यही, मेरा सीरीज बस यही है कि आपको समझ में आए, क्योंकि पेपर किसको देना है भैया? आपको देना है। तो हमने आपकी बस पेपर से पहले तैयारी करवा सकता है, ड्यूरिंग पेपर नहीं करा सकते हम लोग कुछ भी, ठीक है। तो ड्यूरिंग पेपर सब आप अपने मन के मालिक रहोगे, जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलो बात करेंगे बेटा कि ये जितने प्लान है ना, मैंने 5 पॉइंट पढ़े हैं ना, इसके संग हमेशा फ्लेक्सिबल रहना। फ्लेक्सिबल समझते हो? फ्लेक्सिबल का मतलब लचीलापन। अगर कभी बाय द वे अगर ये जितने पॉइंट हैं हमने बताए आपको और मौके पे याद नहीं रहे, तो कभी भी आपको एक्साइटेड नहीं होना, कभी भी आपको डर का सामना नहीं करना, मतलब डरना नहीं है, ना एक्साइटेड होना डरना है। मान लो पेपर आसान आ गया, बहुत खुश हो गए, पेपर हार्ड आ गया, दुखी हो गए, ऐसा होता है? इन दोनों की जरूरत नहीं है। पेपर कैसा भी आए उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके पास बस एक ही चॉइस है, क्या? पेपर सॉल्व करने। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि 2 है पेपर प्री बोर्ड, तो आज ये कर लेंगे, वो कल कर लेंगे, दोनों नंबर जोड़ देंगे, ऐसा है नहीं। तो इसलिए ध्यान से आप इस बातों को ध्यान दें, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे एग्जाम अटेम्प्टिंग मेथड। मतलब एग्जाम में जब शुरू हो जाएगा
बैठ जाओगे, पेपर सामने आ जाएगा, तब क्या करना है। तो सब कोई पेपर उठाएंगे, अपना पेपर उठा के उसको देखेंगे। 15 मिनट टाइम लगेगा, 15 मिनट ना अपने साथ हथियार लेके जाएंगे, हथियार में पेन और पेंसिल, स्केल। अब ई मत कि दूसरे से मांगना पड़े, ठीक है। चलो, तो मेन सीन है कि जब आप, मैंने यहाँ पे लिखा 15 मिनट स्ट्रेटेजी, ये जो शुरू के 15 मिनट मिलते हैं ना, यही समय है जब आप अपना नंबर बढ़िया कर सकते हो। कैसे करोगे? तो बहुत सारे बच्चे ने बताया ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सॉल्व नहीं करना है बेटा, वो सॉल्व करने के लिए नहीं मिला है वो 15 मिनट, वो किस लिए मिला है आपको? स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। कैसे बनेगी स्ट्रेटेजी? तो सबसे पहले पेपर मिलते ही आपको पहले पेपर सरसरी निगाहों से देखना है, फूक के नहीं देखना है, ठीक है, फूक के नहीं देखना है उसको, बस ध्यान से उसके हर एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक। उसके बाद आपको उठानी है पेंसिल एक हाथ में, ठीक है, और उन पूरे पेपर में आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा, अपने पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन कौन सा? हार्ड, मीडियम और इजी, ठीक है। पेंसिल उठाइए, सबसे पहले 15 मिनट में आप ये सिलेक्ट कीजिए कि इसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं बिना किसी स्ट्रेस के, टेंशन के, दिमाग पे लोड डाले हुए क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। ये बेटा सभी के लिए है, हर एक्सपेरिमेंट पे काम करता है, बता रहा हूं मैं। सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लो पेंसिल से, ऐसे छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा ई बनाओ वहां पे उस क्वेश्चन के आगे, इतना छोटा हो कि तुमको समझ में आए, दूसरे व्यक्ति को समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि पेपर पे कोई भी चीना फाची नहीं खींचना है, खींचोगे इन्विजिलेटर आएगा, तुमको भगा देगा, फिर गन्ना गाओ बैठ के, ठीक है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ई बना दिए हो, उसके बाद जब ये जान तो कितने देर में हो जाएगा, 5 मिनट, 5 मिनट पता चल जाएगा कि तुमको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब बचा दूसरा 5 मिनट, दूसरे 5 मिनट में फिर से रीडिंग लगाओगे, फिर से रीडिंग लगाओगे। अब तुम किसको छाटोगे? मीडियम वाले को। देखो कि कौन सा ऐसा है क्वेश्चन है जिसमें 50% तुमको आ रहा है और 50% तुम भूल रहे हो, उसको एम से सिलेक्ट करो और तीसरे नंबर पे जाओ हार्ड वाले पे, एच वाले पे, और उसको तुम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करो। तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करनी है इजी वाले से। कहां शुरुआत करनी है? इजी वाले से। तो सबसे पहले आपको इजी वाले क्वेश्चंस को एकदम टेंशन फ्री करके क्या कर देना है? सॉल्व कर दोगे। उसके बाद जानते हो इजी वाले सॉल्व करने में समय भी कम लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ वो क्या हो रहा है, आ रहा है, तो आसान है, जल्दी हो जाएगा। मीडियम वाले में क्या है, थोड़ा सोचना है, तो आप दूसरे नंबर पे दोगे तो उसको भी तुम धीरे धीरे थोड़ा सोच के, थोड़ा करके, थोड़ा सोच के, थोड़ा अपने मिला के 3-5 करके आप उसको आंसर क्या कर सकते हैं, बस। इससे आपका मीडियम और इजी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जहां आपने इसको कर दिया ना, आपका पेपर में 60% क्लियर, 60% पेपर आपका। अब देखो पेपर में ये हार्ड क्वेश्चन क्यों बनाया जाता है, पता है क्यों बनाया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट कई तरह के होते हैं, और 3 तरह के स्टूडेंट, कई तरह 3 तरह के होते हैं, एक लो कैटेगरी वाले, एक मीडियम वाले, एक इंटेलिजेंट वाले। तो जितने भी लो वाले बच्चे होते हैं ना, बोर्ड का टारगेट होता है कि उनको भी क्या कराना है, पास करना है। तो इसलिए लो कैटेगरी क्वेश्चन उन पास वाले बच्चों के लिए होता है कि भाई जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, वो थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, पढ़ लिख के पास होते हैं। उसके बाद आते हैं मीडियम वाले। मीडियम वाले ना जितने भी एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए होता है वो, क्योंकि एवरेज बच्चे आधा भूलते हैं, आधा लिखते हैं, आधा भूलते हैं, आधा लिखते हैं, तो उनके लिए होता है जिससे वो थोड़ा सा अच्छा परसेंटेज, जैसे 60% से लेके 75% के बीच, तो उन बच्चों का 60 से 75 के बीच में है। और जो बच्चे खतरनाक वाले हैं सब, उनके लिए कौन सा क्वेश्चन होता है, उनके लिए होता है क्वेश्चन। और इसी में हम कर देते हैं अपना टाइम वेस्ट। क्यों? क्योंकि हम लग जाते हैं हार्ड में। क्यों? क्योंकि हार्ड दिखने में आसान होता है, पर सॉल्व करने जाओगे तो टाइम क्या कर देगा, खा जाएगा। जब टाइम में खा गया, 3 घंटे का टाइम है, अब तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं। समय। तो इसलिए आपको हार्ड को कौन नंबर देना है, तीसरे नंबर पे करना है, इजी वाले को और मीडियम वाले को। अब जब मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको बताई करने की, तो
तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सीरियल वाइज करना है कि नहीं करना है, आएगा नहीं आएगा? तो इसका जवाब देता हूं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी, इंग्लिश और लेट सपोज एसएसटी को भी काउंट कर लो, इन तीनों को आपको करना है पीछे से, क्योंकि इन तीनों में लिखना है बहुत ज्यादा। जितनी ज्यादा लिखोगे उतना बढ़िया नंबर मिलता है। भर भर के लिखना है, कम से कम 16 से 20 पन्ना भरना चाहिए। ठीक, अच्छा, शुरुआत के टाइम में आपकी राइटिंग कैसी होगी? अच्छी होगी। जब अच्छी राइटिंग है तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे, एग्जामिनर के सामने अच्छा इंपैक्ट जाएगा, नंबर कैसा मिलेगा? और सोचो कि बच्चे कहां शुरुआत करते हैं? एमसीक्यू से। पता है एमसीक्यू सोचने वाला होता है, यानी किस में आता है? मीडियम में आता है। तो मीडियम में जब करोगे, सोचोगे, करोगे, टाइम क्या हो गया? इसलिए सबसे पहले कौन सा? अच्छा, सीरियल वाइज कैसे करना है? तो आपने क्वेश्चन नंबर पीछे शुरू किया हिंदी इंग्लिश एसएसटी में, तो सबसे पहले खंड घ में था लेटर, स्वतंत्र, अरे पत्र था, स्वतंत्र था, विज्ञापन और ईमेल। फटाक से आपने एक एक पन्ने में डब्बा बना के 4 पन्ना भर दिया। यही सब तो सोचना है आपको। 4 पन्ना 4 चीज में 4 पन्ना खत्म। अच्छा खासा 4 पन्ने भी कवर हुए, आपने अच्छे से अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया और नंबर के लिए आपने कर दिया कि मोहर लगा दे भैया आप तो क्लियर है। अच्छा, जस्ट सपोज कि खंड घ में आपको 4 चीजों में केवल 3 चीज आ रही है, एक नहीं आ रही है, उसके लिए जगह छोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जगह छोड़ना। क्यों? क्योंकि जानते हो ना, कभी मान लो बाय द वे ऐसा हुआ कि बोर्ड के पेपर में सीरियल गलती हो गया आपसे, लेट सपोज, बहुत इसका भी लिविंग एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, बोर्ड की बताया हूं मैंने आपको कभी इससे पहले, बताया ना, इसको बताया और किसी को बताया है? मेरा भाई कार्तिक जो आप लोग एसएसटी पढ़ाते हैं, वो का साइंस का पेपर था और साइंस के पेपर में 10 तक क्वेश्चन करा, 11वां नंबर भूल गया, 12वें को 13वां बना के, 13वें को 14वां, 14वें को 15वां, 15वें को 16वां, ऐसे के लास्ट तक। सोचो कितना क्वेश्चन गलत हो गया सीरियल। लेकिन एग्जामिनर ने फिर भी नंबर दिया, क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्या थे? एक लगातार। यही बेनिफिट है एक लगातार करने का, बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर को आप हेल्प करोगे, आप उसको काम आसान करोगे, तो आपको उसका बेनिफिट। अब तुम क्या करते हो? तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, उसके बाद 19 का सेकंड पीछे। मतलब एक कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर इतना पन्ना पलटेगा कि अब अगर गलती नहीं भी होगी, गलती हुई है मैं समझ। तो इस सब चीजों से मैं बचने के लिए बोलता हूं ये बात, और आप लोगों को मैंने स्कूल में बताया था ये बात, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, यही बात फैक्ट है। लाइनिंग से करो, डजंट मैटर ऊपर से कि नीचे से, किधर से भी करो पर लाइनिंग से। समझा? कोई डाउट किसी को? पीछे कोई भी ना? चलो, ये बेटा फंडामेंट, उसके बाद सेक्शन डिवीजन और फिर आंसर राइटिंग क्राइटेरिया। मैंने इसकी भी चर्चा करी है आंसर राइटिंग क्राइटेरिया की, कि जो भी आंसर है, जो भी आंसर आप लिखोगे उत्तर, उसमें जो क्रीम उत्तर है, कि जैसे इस पार्ट के रचयिता कौन है, अभी तुम घुमाए हो इतना देर तक, अगर आपने वो आंसर लिख दिया कि इस पार्ट के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और साथ में तुमने खूब मिर्च मसाला लगा के घुमा दिया उसको, तो केवल हरिवंश राय बच्चन जी को अंडरलाइन करो। क्यों? क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन का मेन आंसर क्या है? हरिवंश राय बच्चन। उसी तरह जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका मेन क्रीम आंसर होगा, और उसके साथ तुम जोड़ के क्या करोगे? उसको बड़ा करोगे। बस क्रीम वाले लाइन को टिक लगा दो, अंडरलाइन कर दो। बता रहा हूं फैक्ट तुमको कि तुमको नंबर कोई काट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जब पूरा पढ़ेगा तब ना समझेगा ना, पूरा पढ़ेगा, खाई देगा क्रीम, मिल गया, वो सही है, इसका मतलब ऊपर अगर मात्रा गलती भी है तो ये बेनिफिट है। समझा अंडरलाइन करने में? तो अंडरलाइन करना आपको इस चीज के लिए जानना चाहिए। क्लियर? चलो
तो उसके बाद बेटा एमसीक्यूज, एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू करने का तरीका क्या है? तो एमसीक्यू में कितने ऑप्शन होते हैं? 4। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी भी चीज को करने के 2 तरीके होते हैं, एक जब हम सामने सामने जाएं, एक घूम के जाएं। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन देखा एमसीक्यू का और आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास तुरंत दिमाग में दूसरा नियम लगाओ कि सही वाला आंसर हमको नहीं खोजना है, इसमें गलत कौन है उसको खोजना है। बात को समझो। पहले क्या था कि सही वाला आंसर खोजना होता है, टिक लगा देते हैं हम लोग। अब सही वाला आंसर खोजना ही नहीं है। कौन सा आंसर खोजना है? तो जितने भी, अगर मान लो 4 में से 3 गलत निकल गए तो चौथा ऑटोमेटिक क्या होगा? ये है एमसीक्यू करने का तरीका। अब कभी कभी क्या, मैक्सिमम टाइम में तुमको अगर सीधा आंसर नहीं आ रहा है और ये तरीका अपनाओगे तो गारंटी तुम्हारा एमसीक्यू 100 में से 95% सही हो। समझ आया? तो एमसीक्यू सही करने का ये समझ लो कि बहुत ट्रिकी तरीका है कि अगर आपको आंसर नहीं मालूम है, जो कि जनरली ऐसा होगा कि आपको आंसर नहीं मालूम होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? विपरीत तरीका लगाएंगे कि कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है। गलत ऑप्शन को अलग करो, सही वाला ऑटोमेटिक क्या होगा? निकल के बाहर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है बेटा वन वर्ड लाइन आंसर। देखो इसके लिए आपको शब्दकोश होना चाहिए मन। जैसे बोल दिया पत्थर, तो आप ही मैंने पत्थर बोला, आप बोला इसके ऊपर निबंध लिख के दिखाओ, तो बहुत सारे बच्चे निबंध नहीं लिख पाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि आपके पास शब्दकोश की कमी है। और हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी में इसी की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की? शब्दकोश की। क्योंकि अभी उसमें से अगर तुमको हिंट मिल गया अपने दोस्तों से कि वो बता दिया, जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा, दोस्त ने कहा वो घर जाके और कारखाने में काम करता है, तो इतना बोल दिया उसने, वो हिंट था। अब यही तुमने सुना, तुरंत तुमको कहानी याद आ गई, तुमने तुरंत अपना शब्दों को लगा के बढ़िया सा एक पन्ने में उसका आंसर लिख दिया, नंबर मिलेगा, एकदम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक लाइन को पूरा का पूरा आंसर बनाया, और जो उसमें क्रीम आंसर क्या करोगे? तो उसके लिए बेटा शब्दकोश बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपसे बोला जाए एक अपने मन से कहानी बना के दिखाओ, वो भी नहीं हो पा रहा है। कहानी ना चाहिए अपने मन से। अभी तुम जितने बच्चे हैं सब सोचते होंगे कि हमें आगे चल के आईएएस, पीसीएस, डीसीएस, डीएम, एसडीएम बनना है। सोचते हो ना? सबका जो सपना है वो सोचता होगा, जब बैठता हो खाली तुरंत ख्याली पुलाव पकाता होगा। वो जो ख्याली पुलाव पकाना है ना, उसी को आपको क्या करना है? लिखना है। अगर वो चीज लिखना तुम सीख गए, ख्याली पुलाव पकाना लिखने वाला, तुम्हारा हिंदी इंग्लिश में कभी नंबर घटेगा नहीं। और राइटिंग, देखो लास्ट चीज राइटिंग, पता ना? राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देना। राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लड़का एकदम गुड हैंड राइटिंग ले रहा है तो इसी को 100 में 100 मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट है? वो है समझ में आना, कि जो तुम लिखे हो वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं। बुझे? तो अगर सामने वाले समझ में आ गया तो नंबर मिलेगा, नहीं समझ में आया तो नंबर। क्लियर हुआ? तो बेटा ये थे पूरे के पूरे एग्जाम्स में कल के लिए आपका पूरा का पूरा फुल प्रिपरेशन इंटरनली। ठीक है? और अभी मान लो कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो सवाल पूछ सकता है, नहीं तो फिर आप लग जाओ, आराम से प्रिपरेशन करो, थोड़ा थोड़ा सीखो, खाओ पियो, रेस्ट करो, और कल सुबह फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम में बैठो और चीर फाड़ करो तो एग्जाम पेपर। मतलब एग्जाम देने के बाद फाड़ना, पहले फाड़ दो तो लिखोगे। ठीक है? चलो।